यह जो पीड़ा में डूबा बूढ़ा आदमी है वही है जो कभी अपने जमाने में जोश और जुनून से भरा सास्के था। ओत्सुत्सुकी इचिसे के साथ हुई उस लड़ाई में सास्के और नारुतो दोनों ने भारी कीमत चुकाई। मजबूरी में दोनों को दूसरी लाइन में जाना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि बोरुतो और कावाकी जैसे नई पीढ़ी के निंजा ने निंजा वर्ल्ड का भविष्य थाम रखा था, लेकिन वो समृद्धि ज्यादा दिन नहीं टिकी। ओत्सुत्सुकी शिमे के हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो शिमे जिसने अब तक दर्जनों चाक्रा फ्रूट्स निगल लिए थे, वो लगभग भगवान जैसी शक्ति रखता था। अमादो ने इसी शिमे के डीएनए से एइदा और डेमन जैसे भयानक आर्टिफिशियल ह्यूमंस बनाए थे। उस भीषण युद्ध में सास्के के सारे साथी, उसका बेस्ट फ्रेंड, बिलवेड, डॉटर और सब निंजा सब मारे गए। आखिरी उम्मीद बचाने के लिए मरते वक्त सास्के ने इज़ानागी का इस्तेमाल किया और किसी तरह बचने लाई पेड़ा बचने में सिमकिन दिस्ताच निकला। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता था। उसी वक्त एक और जीवित बचा, ओरोचिमारू। वो सास्के को लेकर निंजा प्लैनेट से भाग निकला। वर्तमान में लौटकर सास्के सिर्फ दूर आसमान से अपनी जली हुई धरती को देख सकता था। दिल में अब भी नफरत और गुस्सा था, लेकिन ओत्सुत्सुकी शिमे के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था उसे हराने का एक ही तरीका है, अगर वो खुद भी ओत्सुत्सुकी बन जाए। ओरोचिमारू भी ये बात समझ चुका था। सालों की रिसर्च के बाद उसने वो तरीका खोज लिया जिससे सास्के खुद को ओत्सुत्सुकी में बदल सकता था। उसने सास्के से पूछा, अगर मैं ये कर दूं तो क्या तुम सब फिर से शुरू करना चाहोगे? सासुके की उदास आंखों में चमक लौट आई। तुम सच में ये कर सकते हो? ओरोचिमारू ने अपनी पुरानी सीक्रेट टूल निकाली जिसे सास्के और बोरुतो पहले भी टाइम ट्रैवल मिशन में इस्तेमाल कर चुके थे। लेकिन अब सास्के बूढ़ा हो चुका था। भले ही वो फिर से अतीत में जाए, क्या वो कुछ बदल पाएगा? ओरोचिमारू ने गंभीर होकर कहा, इस टूल का एक और तरीका है, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे पास्ट बॉडी में भेजना। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम करेगा और इसे इस्तेमाल करने के बाद ये टूल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। सास्के का चेहरा भारी हो गया। अगर वो ये रास्ता चुनेगा तो अपने सबसे करीबी साथी ओरोचिमारू से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। ओरोचिमारू अब उसके लिए एक परिवार जैसा था। लेकिन ओरोचिमारू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास जिनरी है, मैं अकेला नहीं रहूंगा। आखिरकार सास्के ने हामी भर दी। रवाना होने से पहले ओरोचिमारू ने एक सफेद एनर्जी ऑर्ब सास्के को दी जिसमें उसका सारा ज्ञान और यादें थीं। शपुंग पपांडा, जब तुम ये और भी अपने पास्ट वाले ओरोचिमारू को दोगे, वो सब समझ जाएगा और मेरे सारे रिसर्च रिजल्ट्स को आगे बढ़ाएगा। ये कहकर ओरोचिमारू ने चाक्रा उस टूल में प्रवाहित किया। तेज सुनहरी रोशनी फैली। सास्के की आत्मा समय और अंतरिक्ष को चीरते हुए अतीत में लौट गई। पर वो ये नहीं जानता था कि इस जुत्सु की असली कीमत क्या है। शिजुजा जुत्सु इस्तेमाल करने वाला और वो सीक्रेट टूल दोनों साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ओरोचिमारू के शरीर पर डिस्ट्रक्शन मार्क्स फैल गए। आखिरी पल में वो मुस्कुराया। आखिर में मैं वही बन गया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, पर शायद यही ठीक है। फिर वो राख में बदल गया। दूसरी ओर सास्के की आत्मा समय में यात्रा करते हुए अपने पुराने शरीर में लौट आई। आंख खुलते ही उसने देखा उसके सामने वही जगह है, वैली ऑफ द एंड, जहां वो और नारुतो पहली बार आमने सामने हुए थे। सास्के मुस्कुराया। आधा जीवन बीत गया और फिर भी सामने तुम ही हो, नारुतो। नारुतो ने अपने पुराने दोस्त को देखा और हंसते हंसते आंसू बह निकले। इस बार उसने कसम खाई, वो उस भयानक भविष्य को दोबारा कभी नहीं होने देगा। अपने सबसे करीबी दोस्त के जाने और कभी वापस न आने के बाद सास्के ने उसी वक्त अपने मंजेक्यू शरिंगैन को जागृत किया। हालांकि मदारा को नारुतो से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही फैसला ले लिया। ओत्सुत्सुकी शिमे 30 साल बाद फिर से जागेगा और उसे इन 30 सालों में इतना शक्तिशाली बनना होगा कि वो शिमे से आगे निकल जाए। और इसके लिए उसे सबसे पहले ओरोचिमारू को ढूंढना था। वो अकेले ही ओरोचिमारू के ठिकाने पर पहुंचा। इस समय का ओरोचिमारू अपनी वही शैतानी मुस्कान और डरावने चेहरे के साथ सामने खड़ा था। सासुके जानता था उसके सामने जो ओरोचिमारू है वो बस उसे अपने पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन के लिए एक शरीर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन इस बार सास्के का मकसद साफ था। पहले वो पुराने ओरोचिमारू को हराएगा, फिर भविष्य वाले ओरोचिमारू की यादों और ज्ञान को समेटे हुए सफेद ऊर्जा गोले, व्हाइट लाइट ऑर्ब, को उसे सौंप देगा। ओरोचिमारू की नजरें सास्के पर टिकी थीं। उसकी आंखों में वही लालच झलक रहा था जो वो हमेशा से रखता था। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं,
ओरोचिमारू के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे साफ महसूस हुआ, ये सास्के पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने कबूतो को कहा कि सास्के से दूर हट जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो पहले ही सास्के के शेरिंगन गेंजुत्सु में फंस चुका था। ओरोचिमारू ने जब सास्के की आंखों में वो मंजेक्यू शेरिंगन देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुमने खुद ही नारुतो को खत्म कर दिया। ये तो मेरे लिए भी अप्रत्याशित है। सास्के ने अपनी गर्दन के पीछे का कर्स्ड सील खोला और उसकी हथेली से बिजली की चमक फूट पड़ी। चिदोरी! ओरोचिमारू ने तेजी से बचने की कोशिश की, लेकिन सास्के का हमला लगातार बढ़ता जा रहा था। अब सास्के ने चिदोरी को एक और स्तर पर ले जाकर उसकी बिजली को अचानक बढ़ा दिया। वो सीधा ओरोचिमारू के सीने को भेद गया। ओरोचिमारू के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि सास्के अब चिदोरी की उन्नत रूपांतरण तकनीक तक पहुंच चुका है। फौरन ही उसने अपने मुंह से मुंह से एक नया शरीर बाहर निकाल लिया और साथ ही मंडनो रसंजन 1000 सांपों का हमला शुरू कर दिया। सैकड़ों सांप ओरोचिमारू के शरीर से निकलकर सास्के की तरफ दौड़े, लेकिन सास्के ने हवा में छलांग लगाते हुए चिदोरी सेनबोन छोड़ा। हजारों बिजली की सुइयां उन सांपों को राख में बदल देती हैं। फिर सास्के ने गोर्युका नो जुत्सु यानी विशाल अग्नि ड्रैगन छोड़ा और पूरी गुफा आग की लपटों में घिर गई। तभी ओरोचिमारू ने अपना असली रूप दिखाया। एक विशाल यामाता नो ओरोची 8 सिरों वाला अजगर उसके सामने खड़ा था। सास्के की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। इतनी जल्दी यामाता नो जुत्सु? उसने अपने बाएं आंख को फोकस किया और बोला, अमातेरासु! काली आग में जलते हुए ओरोचिमारू दर्द से तड़प उठा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके बीच वाले सांप के मुंह से वो खुद बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी आंखें इताची जैसी हैं, लेकिन अफसोस अमातेरासु मुझ पर असर नहीं करता। फिर उसने अपनी जली हुई सांप की खाल उतार दी। उसी वक्त सास्के ने वो व्हाइट लाइट ऑर्ब जो उसे पिछली जिंदगी में ओरोचिमारू ने दिया था, अपने चिदोरी में समा लिया। एक बिजली की रफ्तार से उसने हमला किया और जब उसकी चिदोरी ओरोचिमारू के सीने को भेदती है तो ओरोचिमारू का चेहरा सख्त पड़ जाता है। क्योंकि अब सास्के के सामने वाला ओरोचिमारू भविष्य का ओरोचिमारू बन चुका था, जो अनगिनत ज्ञान और यादें लेकर आया था। ओरोचिमारू के विशाल यामाता नो ओरोची रूप के खत्म होते ही एक तीव्र ऊर्जा लहर सास्के के मन में उमड़ पड़ी। 8 सिरों वाला वो विशाल सर्प धीरे धीरे राख में तब्दील हो गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में सास्के ने अपने भीतर भविष्य की कई दशकों की झलकियां देख लीं, और जब वह फिर से उठा, उसकी आंखों की ठंडक गायब थी। अब उनमें एक अजीब सी नरमी थी। सोचा नहीं था कि ऐसा भविष्य भी संभव है, उसने धीरे से कहा। सास्के जानता था वो आदमी वापस आ चुका है। अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं था। उसने गंभीरता से ओरोचिमारू की ओर झुककर कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे महादो में महान प्रमुख बनना है। ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया और आखिरकार उसकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई। वो अब सास्के का सबसे मजबूत साथी बन चुका था। अब उनका अगला लक्ष्य था ओरोचिमारू के दोनों हाथों को बहाल करना और उसे वो शक्ति लौटाना जो उसने हमेशा चाही थी, क्योंकि सास्के खुद शिकी फुजिन कॉर्प्स सीलिंग जुत्सु की प्रक्रिया का साक्षी रह चुका था। इसलिए उसे पूरा ज्ञान था कि ये कैसे करना है। इस बीच ओरोचिमारू के साथी काबुतो या कुशिदो, जो अब तक गेंजुत्सु में फंसा था, आखिरकार जाग गया। ओरोचिमारू जानता था काबुतो उसकी प्रति मरते दम तक वफादार है, इसलिए उसने और सास्के ने सच्चाई छिपाने की बजाय उसे सब कुछ दिखाने का फैसला किया। सास्के ने शेरिंगन गेंजुत्सु से काबुतो को वो सब दिखाया जो आने वाले भविष्य में घटने वाला था। काबुतो जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में अविश्वास था। जो उसने देखा था उसने उसके मन को हिला दिया। उसने पहली बार ओरोचिमारू पर शक किया, पर आखिर में उसने सास्के और ओरोचिमारू का साथ देने का निर्णय लिया। तीनों ने एक साथ निकलने का फैसला किया, लैंड ऑफ फायर हाइनोकुनी की ओर, जहां शिनिगामी मास्क डेथ गॉड मास्क छिपा हुआ था, जो शिकी फुजिन की मुहर खोलने की एकमात्र कुंजी थी। वो नकाब कोनोहा विलेज के गहरे हिस्से में मौजूद था। पहले के युद्ध काल में वहां पहुंचना आसान था, लेकिन अब सुनादे 5वीं होकागे के रूप में गांव की सुरक्षा को मजबूत कर चुकी थी। इस बार उस मास्क को पाना आसान नहीं था। सास्के ने ओरोचिमारू और काबुतो से कहा, तुम दोनों बाहर इंतजार करो, मैं अकेला जाऊंगा। और फिर वो कोनोहा की गलियों में दाखिल हुआ। वहीं उसकी नजर पड़ी एक बेंच पर बैठी कारिन पर, जो अपना चेहरा छिपाकर रो रही थी।
उसके पास खड़े थे ककाशी। कई सालों बाद अपनी पत्नी को देखकर भी सास्के का चेहरा बिल्कुल शांत था, क्योंकि अब वो जानता था अतीत की भावनाओं में उलझना सिर्फ उसकी राह को रोक देगा। वो बिना कुछ बोले उस बेंच के पीछे से गुजरा और सीधे होकागे श्राइन की ओर बढ़ गया, जहां उसे डेथ गॉड मास्क का कैरन को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहां जा रहा है, पर उसकी बारीक सूंघने की क्षमता वाले ककाशी ने सब समझ लिया था। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। लेफ्ट पिलर मंदिर के अंदर पहुंचा और जल्दी ही उसे वो मिला, वो नकाब, शिनिगामी मास्क, वही जो शिकी फुजिन की मुहर खोलने की असली चाबी था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ककाशी पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। सासुके मुस्कुराया, उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मैं लड़ाई नहीं चाहता ककाशी सेंसे, मीनू उसने शांत आवाज में कहा। ककाशी हल्के से मुस्कुराया। लगता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन अगर तुम फिर से ओरोचिमारू के पास जाने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कहकर ककाशी ने राइकिरी सक्रिय किया और बिजली की धार के साथ सास्के की ओर झपटा। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, एक बैंगनी हड्डियों का कंकाल सुसनु उसके सामने खड़ा था। राइकिरी उसकी रक्षा ढाल से टकराकर रुक गया। ककाशी की आंखें फैल गईं। ये तो वही आंखें, इताची जैसी, उसे तुरंत एहसास हुआ। सास्के ने अब मंगेक्यो शरिंगन की पूरी शक्ति को जागृत कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सास्के की नजरें उसकी आंखों में उतर गईं। और अगले ही पल गेंजुत्सु, सुसनु की मुट्ठी ने हल्के से हवा में दबाव डाला और ककाशी तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। असल में सास्के ने जानबूझकर ककाशी को पास आने दिया था। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसे दिखाना चाहता था कि वो अब कितनी शक्ति रखता है, क्योंकि सास्के जानता था ओत्सुत्सुकी शिमे को अकेले हराना असंभव है। अगर दुनिया को बचाना है तो नारुतो को भी उतना ही मजबूत बनना होगा जितना वो है। इसलिए उसने ककाशी से एक संदेश देने को कहा। अगर नारुतो मुझे रोकना चाहता है तो उसे अपने अंदर एक सच्चे संकल्प के साथ और मजबूत बनकर आना होगा। उसके बाद सास्के ने शिनिगामी मास्क उठाया और गांव के बाहर लौट गया, जहां ओरोचिमारू और काबुतो उसका इंतजार कर रहे थे। अब बारी थी ओरोचिमारू की फॉरबिडन रिचुअल की। एक सफेद तूफान उठा और उसके पीछे डेथ गॉड शिनिगामी की आकृति उभर आई। इस बार ओरोचिमारू को सिर्फ अपने दोनों हाथों को वापस पाना था, इसलिए उसने शिनिगामी के पेट पर बस एक हल्की सी कट लगाई और कुछ ही पलों में उसके हाथों की आत्मा वापस लौट आई। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही डेथ गॉड उसकी आत्मा निकालने वाला था, ओरोचिमारू ने अचानक जिन्शु कोने नो जुत्सु कंप्लीट सोल शैडो टेक्निक चलाया और अपनी आत्मा को डेथ गॉड की पकड़ से गायब कर दिया। डेथ गॉड की आंखों में हैरानी छा गई, उसकी हरकतें रुक गईं। सास्के ने मुस्कुराकर कहा, तो अब बस मास्क हटाना बाकी है ना? पर ओरोचिमारू ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, नहीं, असली योजना तो अब शुरू होती है। अचानक उसने रिकुदो शिनिगामी क्यूएन 6 पाथ्स डेथ गॉड अब्जॉर्प्शन सक्रिय किया। डेथ गॉड की पूरी आत्मा खिंचती हुई उसके शरीर में समा गई। अब ओरोचिमारू बन चुका था डेथ गॉड का मानव अवतार। इस अवस्था में वह शिनिगामी की सारी शक्तियों का उपयोग कर सकता था, यहाँ तक कि उन 4 होकागे की शक्ति भी जो डेथ गॉड के अंदर कैद थे। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत थी, यह रूप अधिकतम 5 मिनट तक ही रह सकता था। सास्के अब समझ चुका था, भविष्य के उन 10 सालों में जब उसने लड़ना छोड़ दिया था, ओरोचिमारू चुपचाप काम करता रहा था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो उसे फिर से शक्ति और आशा दे सके। ओरोचिमारू के सामने घटती ये चमत्कारी घटना देखकर काबुतो याकुशिदो के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। उसने वहीं खड़े खड़े प्रण लिया, अब उसका जीवन सिर्फ ओरोचिमारू के लिए समर्पित रहेगा। डेथ गॉड की शक्ति को अपने वश में करना सिर्फ एक शुरुआत थी। यह सास्के को महादोमे यानी महान ओत्सुत्सुकी स्तर तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी थी। ओरोचिमारू ने हाशिरामा सेंजू का चक्रा एक खास कर्स सील के जरिए सास्के के शरीर में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही हाशिरामा का चक्रा उसके अंदर समाने लगा, सास्के के शरीर पर बने कर्स मार्क ने अपना रंग बदल लिया। अब वो पूरी तरह सफेद हो चुका था। यह व्हाइट सील ओत्सुत्सुकी शिमे के व्हाइट क्रैब मार्क जैसा ही था, जिसका सिद्धांत ओरोचिमारू ने भविष्य में खोजा था। अब जैसे ही सास्के ने व्हाइट सील को मुक्त करने की कोशिश की, सफेद ऊर्जा उसके बाएं हाथ तक फैल गई। लेकिन अगले ही पल तेज दर्द ने उसकी बाजू को सुन्न कर दिया। ओरोचिमारू ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, हाशिरामा का चक्रा बहुत भारी है, इसे पूरी तरह से आत्मसात करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। पर सास्के ने सिर हिलाया, मेरे पास इतना समय नहीं है। शिमे के आने में अभी 30 साल हैं। मुझे हर दिन और शक्तिशाली बनना होगा।
ओरोचिमारू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हमें जुबनसेन 10 युद्धों की परीक्षा शुरू करनी होगी। उसका विचार साफ था, हर लड़ाई सास्के के शरीर को मजबूत करेगी और हाशिरामा के चक्रा को तेजी से उसके अंदर समाहित करेगी। हर जीत के साथ वो व्हाइट सील को थोड़ा और खोल सकेगा। सास्के ने बिना हिचक के हामी भरी। अब ये तीनों जानते थे, उनके मिशन में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने एक सुरक्षित छिपी हुई जगह ढूंढने का फैसला किया, जहां वो लंबे समय तक रहकर अपनी शक्ति को विकसित कर सकें। सास्के को याद आया, अपनी पिछली जिंदगी में वो अपनी रिनेगन की स्पेस टाइम एबिलिटी से एक अलग द्वीप पर गया था, एक ऐसा द्वीप जो पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ था। कंगेत्सु आइलैंड, क्यांग्युएत्दाओ, आओदुकी आइलैंड। उन्होंने तय किया अब वही उनका स्थायी अड्डा होगा। लेकिन उससे पहले उन्हें एक और जरूरी काम करना था। वो पहुंचे उचिहा शिन के बेस पर। उनका लक्ष्य था वो शेरिंगन, जो समय और स्थान दोनों को नियंत्रित कर सकता था, जिसे इमॉर्टल रिवर्सल आई कहा जाता था। ये वही आंख थी जो कभी उचिहा ओबितो के पिता उचिहा कोकी थी। शिन उचिहा ओबितो का जबरदस्त भक्त था और उसे सास्के को देखकर विश्वास नहीं हुआ कि कोई उचिहा इतनी शक्ति तक पहुंच सकता है। यह लड़ाई सास्के के लिए सिर्फ एक वार्म अप थी, फर्स्ट बैटल, पहला युद्ध की शुरुआत। शिन का हर हमला सास्के के सुसनु और चिदोरी से टकराकर बिखर गया। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हो गई। सास्के ने बिना ज्यादा मेहनत किए उसे हरा दिया। हार के बाद शिन ने गुस्से में चिल्लाया, आखिर तुमने ये ताकत कैसे हासिल की? सास्के कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें खुद बनना सीखो शिन, किसी और की परछाई मत बनो। इतना कहकर वो मुड़ गया और बेस से निकल गया। वापसी के रास्ते में ओरोचिमारू मुस्कुराया, तुमसे ये बातें सुनना सच कहूं अप्रत्याशित है।